हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर। आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सैलरी चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने बेसिक पे और अलाउंसेस स्टार्ट करे थे। अलाउंसेस में लास्ट क्लास में हमने वो वाले अलाउंसेस डिस्कस किए थे जो कि फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। डिफ़ॉल्ट टैक्स रिज्यूम में और ऑप्शनल टैक्स रिज्यूम में दोनों में ही फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अलाउंसेस का मतलब समझा था कि अलाउंसेस जो दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। हर अलाउंस के आगे उसका स्पेसिफिक पर्पस लिखा रहता है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो अलाउंसेस अभी डिस्कस करेंगे वो अलाउंसेस हैं। अलाउंसेस विच आर पार्शली एग्जाम्ड अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, जो कि पार्शली एग्जाम्ड है अंदर ऑप्शनल टैक्स रिजीम बट फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है। अभी हम जो अलाउंसेस पढ़ेंगे वो क्या है, आपके फुल्ली टैक्सेबल हैं डिफॉल्ट वाले के अंदर, लेकिन ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर पार्शली एग्जाम्प्ट है। ठीक है। ठीक है सर। उसमें सबसे पहला आता है एचआरए। सबसे पहले आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, वो अलाउंस जो कि हाउस रेंट के लिए दिया जाता है। हाउस रेंट के लिए दिया जाता है। HRA is a special allowance specifically granted to an employee by his employer toward payment of rent for resident of employee. हाउस रेंट अलाउंस किस लिए दिया जाता है सर? ये एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपना हाउस का रेंट दे, हाउस का रेंट दे पाए, इसलिए इसको HRA दिया जाता है। ठीक है। ठीक है सर। अब जो HRA मिलता है एम्प्लॉय को, वो कैसे एग्जाम्प्ट होता है उसके लिए इनकम टैक्स में बताया गया है। HRA ग्रांटेड टू एम्प्लॉय इज एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। इन तीनों में से जो भी कम होगा, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या है? लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। पहला है HRA रिसीव। हाउस रेंट अलाउंस को शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? HRA। HRA रिसीव्ड, हमें कितना HRA मिला है, पहला वो हो गया। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी दूसरा। और थर्ड है आपका 40% और 50% ऑफ सैलरी, 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी है। पहला कि सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। सैलरी में जैसे कि बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, आपका कमीशन भी आ गया, बोनस भी आ गया, ग्रेचुटी आ गया, बहुत सारे अलाउंसेस आ गए, बहुत सारे परक्यूजिट्स आ गए। तो हमें ये पहले सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, पहली चीज ये है ना। और दूसरी कि सर ये 40 और 50 अलग अलग क्यों लिखा है। देखिए, इनकम टैक्स में बोला गया है अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। अगर जो एम्प्लॉई है यहाँ पे रहता है, उसका घर कहाँ पे है? इन सिटीज में है, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में। उस केस में हमें 50% ऑफ सैलरी लेना है। और अगर एम्प्लॉय इनके अलावा किसी और सिटी में रहता है, इनके अलावा किसी और सिटी में रहता है, उस केस में हमें 40% ऑफ सैलरी लेके चलना है। तो इन तीनों में से जो भी कम होगा, इन तीनों में जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है
मेट्रो सिटी और अदर सिटी दोनों का अलग अलग है। HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। उसके बाद 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। जहाँ पे जो एम्प्लॉय का रेसिडेंट जो दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है या चेन्नई में है, अगर इन सिटीज़ में है तो हम 50% ऑफ सैलरी लेंगे। अदरवाइज अगर इनके अलावा किसी और सिटी में रहता है तो थर्ड कंडीशन में 40% ऑफ सैलरी लेंगे। और इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा, लिस्ट मतलब सबसे कम, वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं। एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू द असेसी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस और द हाउस फॉर विच ही इज नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। अगर एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रहता है या फिर जिसके लिए वो रेंट पे नहीं कर रहा है और फिर भी उसको HRA मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो उस पर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उस पर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर एम्प्लॉय अपने घर में रह रहा है या फिर कोई रेंट का खर्चा ही नहीं है उसका, फिर भी उसको HRA मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो वो आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, वो आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। एक चीज क्लियर हुई? बिल्कुल सर। उसके बाद आता है सैलरी। अब यहाँ पे देखते हैं सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब है यहाँ पे सैलरी इक्वल टू बेसिक पे या बेसिक सैलरी प्लस DA। DA मतलब डियरनेस अलावेंस, DA मतलब हो गया आपका डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता। अब जो एग्जाम में आएगा हमारे या फिर जो भी क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें दो टाइप के DA होंगे। एक के साथ कोई भी कंडीशन नहीं होगी, कुछ भी लिखा नहीं होगा, और एक के साथ कुछ ना कुछ कंडीशन अटैच्ड होगी, जैसे कि इफ प्रोवाइडेड इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडेड इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर लिखा होगा फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, या फिर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। इस टाइप का DA के साथ कुछ ना कुछ कंडीशन लगा होगा और उसके साथ उसकी परसेंटेज लिखी होगी कि 50% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या 50% फॉर अ रिटायरमेंट बेनिफिट है, इस टाइप की कंडीशन लगी होगी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में या जो हमारे क्वेश्चन है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमें DA को छोड़ देना है, DA को छोड़ देना है। लेकिन अगर कंडीशन लगी हुई है तो हमें देखना है कितने परसेंट के साथ कंडीशन लगी हुई है, जैसे 50%, 60%, तो सिर्फ उतना ही हमें कंसिडर करके चलना है, उतना ही हमें कंसिडर करके चलना है। ठीक है, जितने के साथ DA के साथ कंडीशन अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ। इफ का मतलब कि कंडीशन अटैच्ड है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, DA के साथ कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है, तो DA को कंसिडर नहीं करेंगे हम। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद प्लस कमीशन ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। इसमेन और ऐड हो जाएगा कमीशन। अगर वो जो कमीशन दे रखा है वो फिक्स्ड परसेंटेज है टर्नओवर का, टर्नओवर के ऊपर फिक्स परसेंटेज से कैलकुलेट किया गया हो, जैसे कि बोल दीजिए 1% टर्नओवर का मिलेगा या 2% टर्नओवर का मिलेगा, जितनी भी टर्नओवर होगी। हाँ, अगर फिक्स परसेंटेज के अलावा ऐसे दे दिया कि 1 लाख रुपया कमीशन मिला तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कमीशन एब्सोल्यूट फॉर्म में हुआ, एब्सोल्यूट फॉर्म में हुआ तो उसको कंसिडर नहीं करके चलेंगे। हम तभी लेंगे जब वो फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर होगा। ठीक है, बोल दिया कि 10 लाख कमीशन मिला, पूरे साल में 10 लाख कमीशन मिला, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ HRA कैलकुलेशन, फॉर द पर्पज ऑफ HRA कैलकुलेशन। हाँ, अगर फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर पे निकाला गया है कमीशन को तो हम उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा रिलेवेंट पीरियड। रिलेवेंट देखिए हर
जगह रिलेवेंट पीरियड लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है सर? हमें एग्जाम्पशन उतने ही पीरियड की निकालनी है जितने पीरियड हो उस एकोमोडेशन में ऑक्यूपाई किया है, उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। जिस पीरियड में वो नहीं रहा है उसको कैलकुलेट नहीं करना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब इसमें देखिए फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। HRA रिसीव्ड चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर, बिल्कुल चेंज हो सकता है। मान लीजिए HRA बढ़ गया, घट गया। सैलरी, बेसिक सैलरी बढ़ गई या DA बढ़ गया, बढ़ सकता है घट सकता है, बिल्कुल सर। रेंट पेड बढ़ सकता है घट सकता है, बिल्कुल सर बढ़ सकता है, और घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही सर। तो चेंजेस पॉसिबल है? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। हम जब कैलकुलेट करेंगे HRA एग्जेम्पशन, तो जब जब भी चेंजेस आएगा, मान लीजिए पूरा साल है, यहाँ पे मान लीजिए रेंट बढ़ गया, यहाँ पे रेंट ये था, यहाँ पे रेंट बढ़ गया, यहाँ पे HRA बढ़ गया, यहाँ पे सैलरी बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, जब जब चेंज आएगा किसी भी एक वेरिएबल में, चाहे HRA में या रेंट पेड में या फिर सैलरी में, जिसमें भी चेंज आए, हम क्या करेंगे, जब जब चेंज होएगा ड्यूरिंग द ईयर, उस पीरियड को हम ब्रेक कर लेंगे। सिर्फ उतने पीरियड के लिए ही हम HRA कैलकुलेट करेंगे जिसमें वो सिमिलर है। जब जब चेंज होएगा हम उसका पीरियड ब्रेक कर लेंगे और फिर ब्रेक करके अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? ठीक है सर, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है, चलिए। तो हम जब भी हमारा ड्यूरिंग द ईयर जब भी कोई चेंज होएगा वेरिएबल, हमें उस पीरियड को ब्रेक कर करके फिर सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे चेक करना है तीनों चीज़ें, फिर यहाँ पे तीनों चीज़ें चेक करनी है, यहाँ पे तीनों चीज़ें चेक करनी है, यहाँ पे तीनों चीज़ें चेक करनी है। ठीक है? ठीक है सर, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं। एग्जाम्पल 1, मिस्टर राजकुमार हैज़ फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेसिक पे 40,000 रुपये पर मंथ। ठीक है सर। DNS अलाउंस 6,000 पर मंथ। कमीशन 50,000 पर मंथ। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, मोटर कार दे रखी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पर्सनल यूज के लिए, उसके एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर पे करता है, 1500 पर मंथ। मोटर कार एक्सपेंसेस, सॉरी। फिर आता है हाउस रेंट अलाउंस 15,000 पर मंथ। ठीक है, 15,000 पर मंथ। अब हमें करना है क्या है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजकुमार, assuming that he has paid a rent of 60,000 per month for his accommodation at कानपुर। कहाँ पे रहता है एम्प्लॉई? कानपुर। ड्यूरिंग द ईयर, जो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉई मान लीजिए दिल्ली में रहता था और फिर दिल्ली से वो नोएडा चला गया, तो हम क्या कर लेंगे, मान लीजिए 6 महीने दिल्ली में रहा और 6 महीने नोएडा चला गया, तो हम दोनों को ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा HRA रिसीव्ड, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। यहाँ पे ये दोनों सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है जब भी कुछ भी चेंज होएगा तो हमें उस पीरियड को ब्रेक करके फिर सॉल्व करना है, सेपरेट पीरियड मान के फिर सॉल्व करना है। ठीक है? ठीक है सर, चलिए। तो ये पर्सन कहाँ पे रहता है? कानपुर में रहता है सर। DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यहाँ पे लिख दिया है DA फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। कंडीशन अटैच्ड हो गई DA के साथ? हाँ सर हो गई। अगर यहीं पे कुछ नहीं लिखा होता तो हम DA को छोड़ देते फॉर द पर्पज ऑफ सैलरी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन अटैच हो गई DA के साथ, तो हम इसको कंसिडर करके चलेंगे। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दे रखी है तो हम मानेंगे कि पूरा का पूरा DA के साथ कंडीशन लगी हुई है। मिस्टर राजकुमार एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ अ डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूमे प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC। हाँ ठीक है, वो ऑप्शनल टैक्स रिज्यूम ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस केस में
अगर वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें उनको एग्जेम्पशन मिलेगी ही नहीं, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करें। बिल्कुल सर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये है एग्जाम्पल 1 सॉल्यूशन। HRA रिसीव कितना है सर? 15,000 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हो गया? सर 1,80,000। वेरी गुड। लेस एग्जाम्प्ट, उसमें से कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा? वर्किंग नोट। सॉल्व करेंगे और जो निकल बच जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? टैक्सेबल HRA। टोटल इतना है, उसमें से जितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा उसको माइनस कर देंगे, और जो बच गया वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्प्ट कितना होगा वो देखते हैं। एग्जाम्प्ट के लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है जी? बताइए बताइए। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, वर्किंग नोट डाल देता, वर्किंग नोट। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट। पहला क्या था सर? पहला था HRA रिसीव। जितना HRA मिला वो यहाँ पे आ जाएगा। कितना मिला? 1,80,000। दूसरा क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यहाँ पे डाल देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंट पेड कितना हो गया? रेंट पेड कितना हो गया जी? स- सर कितना पे कर रहे हैं? 16,000 पर मंथ। तो 16,000 इंटू 12 कितना हो गया? 12 192,000। और सैलरी कितनी हो गई जी? सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA क्या होता है हमारा सर? बेसिक पे प्लस DA, इफ अगर उसके साथ कोई कंडीशन अटैच्ड है, प्लस फिक्स्ड कमीशन, कमीशन ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तो कमीशन तो दे नहीं रखा, ये दोनों चीजें दे रखी हैं। तो कितना हो गया? कितना दे रखा है बेसिक और DA? सर बेसिक पे हमारा 40,000 है और DA 6,000 है। चलिए तो ये हो गया, बेसिक हमारा 40,000 है प्लस 6,000, कितना हो गया? 46,000। 46,000 इंटू 12 कितना हो गया जी? ये हो गया सर 552,000, इतना हो गया। हाँ ठीक है सर। अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। 192 माइनस 10% ऑफ 552,000। सॉल्व कीजिए, कितना आता है?
ये हो गया 55,200, 10% निकालेंगे इसका तो आएगा 55,200। उसमें से 192 माइनस कर देते हैं, 1,92,000 माइनस कर देते हैं, ये आ गया 136,800। और थर्ड है आपका, कहाँ पे रहते हैं ये, कानपुर में। तो 50% आएगा कि 40% आएगा? सर 40% ऑफ सैलरी आएगा। तो सैलरी कितनी है हमारी, 552,000, 552,000 इंटू 40%, कितना आ गया, 220,800। ठीक है, ठीक है सर। इसमें से लीस्ट कौन सा है, सबसे कम कौन सा है? सर ये वाला कम है सबसे। ठीक है, तो ये इतना हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इतना हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये इसको यहाँ पे डाल देंगे, 1,368। अब माइनस कर देते हैं 1,80,000 में से, 43,200। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। टोटल हमें एचआरए कितना मिला, 1,80,000। उसमें से एग्जाम पोर्शन कितना हो गया, इतना। जो बाकी बचा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी जितना बचा उतना हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम कैसे निकाला, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग जो फॉर्मूला दे रखा था एचआरए कैलकुलेशन के लिए कि कितना एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया हमने। क्या फॉर्मूला था, एचआरए रिसीव्ड, मेरे साथ बोलिए, एचआरए रिसीव्ड, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40 या 50% ऑफ सैलरी। 40% अदर देन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और अगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई है, वहाँ पे एम्प्लॉय रहता है, वहाँ पे उसका घर है, तो 50% हो जाएगा। ठीक है, फॉर यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है सर, सैलरी का मतलब है बेसिक पे प्लस डीए, इफ अगर उसके साथ कोई कंडीशन अटैच्ड है। अगर कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर उसके साथ कंडीशन अटैच्ड है तो जितने पोर्शन के लिए अटैच्ड है सिर्फ उतना ही पोर्शन कंसिडर करेंगे एचआरए एग्जाम्पशन के लिए। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद जब भी चेंज आएगा, कोई भी एक वेरिएबल चेंज होगा, हम वहाँ से पीरियड ब्रेक कर लेंगे। और दोनों पीरियड को मान लीजिए पूरे साल में एक जगह चेंज आया, पहले दिल्ली रहता था, गुड़गांव चेंज, ये गुड़गांव या नोएडा शिफ्ट हो गया। तो जब भी शिफ्ट होएगा, जब तक दिल्ली में रहा अलग कैलकुलेशन करेंगे, जब गुड़गांव या नोएडा शिफ्ट हो गया तो अलग कैलकुलेट करके चलेंगे, दोनों की अलग अलग एग्जाम्पशन निकालेंगे। और फिर जब तो नीचे दोनों का आएगा तो नीचे दोनों के एग्जाम्पशन ऐड कर देंगे और टैक्सेबल ऐड करके निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इतनी सारी एडजस्टमेंट दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपने इसको कर लिया, इससे मुश्किल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन एचआरए के ऊपर बन ही नहीं सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंस्टीट्यूट की बुक का। पढ़ते हैं। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विथ एक्स वाई लिमिटेड on a basic salary of rupees 10,000 per month. He also entitled to a dearness allowance at 100% of basic salary, 50% of which is included in a salary as per term of employment. ध्यान से पढ़िए, बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000। डीएनएस अलाउंस कितना है, 100% ऑफ बेसिक सैलरी। डीए कितना है, 100% ऑफ बेसिक पे, मतलब 10,000 आपका बेसिक सैलरी हो गया और 10,000 ही डीए हो गया। ठीक है, 100% ऑफ बेसिक सैलरी है। लेकिन उसके बाद आया एक खतरनाक सा पॉइंट, 50% ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन अ सैलरी एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डीए में 50% के साथ कंडीशन अटैच हो गई, तो हम कितना कंसिडर करेंगे एचआरए एग्जाम्पशन के लिए सर, 50%, जितने के साथ कंडीशन अटैच्ड है। तो 100% है इसका,
10,000 मान लीजिए आता है तो उसका 5,000 हम सैलरी का पार्ट लेके चलेंगे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ठीक है सर। द कंपनी गिव्स हिम अ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 6,000 पर मंथ। कंपनी उसको हर महीने 6,000 रुपए पर मंथ क्या देती है, एचआरए देती है। ठीक है सर। विच वाज इंक्रीज टू 7,000 पर मंथ, जो कि इंक्रीज कर दिया 6,000 से 7,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 से उसको क्या कर दिया, 6,000 से 7,000 कर दिया, 1,000 बढ़ा दिया एचआरए। ठीक है सर। ही ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ in his basic salary with effect of from 1st फरवरी 2024। फिर फरवरी में जाके उसके एम्प्लॉयर ने 1,000 बेसिक सैलरी बढ़ा दी उसकी। ठीक है सर। रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 इज एज अंडर। ड्यूरिंग द पीरियड 23-24 में जो उसने रेंट पे किया था उस वो ऐसे दे रखा है। अप्रैल मई कोई रेंट पे नहीं किया उसने, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। फिर जून से अक्टूबर तक 6,000 रुपये पर मंथ दिया अकोमोडेशन इन गाजियाबाद। जून से अक्टूबर तक वो कहाँ पे रहा था, गाजियाबाद में, और उसके लिए 6,000 रुपये पर मंथ दे रहा था। फिर नवंबर से वो दिल्ली में आ गया, नवंबर से मार्च तक वो दिल्ली में रहा और वहाँ पे कितना रेंट दे रहा है, 8,000 रुपये। कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी फॉर AY 24-25 assuming he exercised the option of shifting out the default tax regime provided under सेक्शन 115 BAC। तो हमें कंप्यूट करनी है ग्रॉस सैलरी और एचआरए, और ये बोला गया है कि ये डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम के अंदर नहीं है, उससे ऑप्ट आउट कर रहा है, शिफ्ट आउट कर रहा है। वो तो सर हमें पता ही है, अगर डिफॉल्ट में रहता तो इसको एग्जाम्पशन ही नहीं मिलती, हमारा काम खत्म हो जाता, जितना एग्जाम एचआरए मिलता है सारा का सारा टैक्सेबल कर देते हम लोग। बट हमें सॉल्व करना है इसको, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप ट्राई कीजिए सॉल्व। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने? नहीं सर, नहीं किया, हम आपका इंतजार कर रहे थे सर। तो चलिए साथ में मिल के सॉल्व करते हैं इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमारा क्या टास्क है, हमें इसको डायग्राम बनाना है। डायग्राम पे बना के हम आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें जो सबसे पहला चेंज, जब जब चेंज आएगा हम उसको अलग अलग करते जाएंगे पीरियड। पहला पीरियड है आपका, सबसे पहला चेंज आया अप्रैल से मई, मई के बाद आया। ठीक है, जून से अक्टूबर तक रेंट अलग था, फिर नवंबर से मार्च तक रेंट अलग था। ठीक है, ठीक है सर। अक्टूबर के बाद, मतलब 1 नवंबर के बाद कब चेंज हुआ सर, जनवरी में चेंज हुआ था, एचआरए बढ़ गया। फिर फरवरी में चेंज आया था सर, फरवरी में चेंज आया, बेसिक सैलरी बढ़ गई थी उसकी। नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इतने चेंजेस हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने पीरियड उसका अलग अलग कर दिया। इतने यहाँ पे कितने महीने हो गए, 2 महीने, यहाँ पे 5 महीने, यहाँ पे 2 महीने, यहाँ पे 1 महीना, और यहाँ पे 2 महीने, कितने हो गए, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए अब एक एक करके स्टेप बाई स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाई स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम बना लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितने चेंजेस है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है जी, ठीक है सर। ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया अप्रैल मई, ये हो गया जून से अक्टूबर, ये हो गया नवंबर दिसंबर,
ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी मार्च। ठीक है, ठीक है सर। तो बेसिक सैलरी सबकी लिखते हैं। ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड बेसिक सैलरी क्या रही होगी? मैंने नोट डाउन कर रखा है, इसको पहले से सॉल्व कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मेरे पास बार बार हमें फिगर्स उठानी पड़ेगी, इसीलिए मैंने फिगर नोट डाउन कर रखी है। वहीं से देख देख के आपको सॉल्व भी करते चलेंगे और समझाता भी चलूँगा। बेसिक सैलरी है 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और 1 फरवरी को जाकर जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ गई है हमारी 1,000 से, 10 से 11,000 हो गई पर मंथ। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद डीए। डीए हम सिर्फ उतना ही पोर्शन ले रहे हैं जितने के साथ कंडीशन अटैच्ड है। कितने परसेंट के साथ है सर? 50% के साथ अटैच्ड है। तो 10,000 का 50% कितना हो गया सर? 5,000। 5,000। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, कहाँ क्वेश्चन, ये रहा सर। तो ये देखिए, कंडीशन डीए के साथ कितने के साथ अटैच्ड है सर? 50% ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन अ सैलरी एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर ये नहीं दिया होता, डीए के साथ कोई कंडीशन ही अटैच नहीं होती, तो हम डीए को कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन क्योंकि कंडीशन है, जितने परसेंटेज पर कंडीशन लगा है सिर्फ उतना ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। 50%, 50%, 5,500। सैलरी कितनी हो गई? सैलरी कितनी हो गई सर? 15,000। 15,000 सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए कितनी हो गई? 15,000। 15,000 इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा 16,500। रिलेवेंट मंथ कितना हुआ? रिलेवेंट पीरियड, रिलेवेंट पीरियड यहाँ पे सर 2 मंथ, अप्रैल मई 2 महीने, जून से अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने। ऐसे ही बाकियों का कैलकुलेट करेंगे सर। 2 महीने, 1 महीना, 2 महीने। ठीक है, ठीक है सर। ये क्या सैलरी पर मंथ है आपका? सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड क्या हो जाएगी सर? उस मंथ को पर मंथ सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। 15,000 इंटू 2, ये हो जाएगा 30,000। 15,000 इंटू 2, सैलरी इंटू मंथ, सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। अप्रैल मई में कितनी सैलरी मिली होगी उसको? 30,000 फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। जून से अक्टूबर 30,000, सॉरी 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 कर दीजिए। 5 मंथ कितना हो गया सर? 75,000। तो इसको 75 कर दीजिए। ये कितना हो गया सर? 30, ये 15, ये 16,200 कितना हो गया? 16,500 इंटू 2, आई थिंक 33,000। ठीक है, ठीक है सर। सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड निकल गया। हाँ सर। अब रेंट निकालते हैं, रेंट फॉर द रिलेवेंट पीरियड निकालते हैं।
अब निकालते हैं रेंट पेड फॉर रिलेवेंट पीरियड। हमने उस पीरियड में कितना रेंट पे किया। अप्रैल मई में तो कुछ पे ही नहीं किया, क्यों? उस टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। फिर 6,000 रुपये देता था वो अक्टूबर तक। ठीक है, तो 6,000 इंटू कितने महीने यहाँ पे? 5 महीने सर, तो 30,000 आ गया। यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि पीरियड भी दिखता रहे आपको। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद 6,000 इंटू 6,000, नहीं सॉरी 8,000। नवंबर में रेंट पेड बढ़ गया था उसका, 8,000 हो गया था। 16,000। फिर यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 16,000। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद HRA कितना मिला? HRA ड्यूरिंग रिलेवेंट पीरियड। HRA कितना मिला उसको उस पीरियड में? सर यहाँ पे मिला उसको 6,000 2 महीने के लिए, तो 12,000 मिला था सर यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे भी 6,000 मिल रहा था सर, यहाँ पे भी 6,000 मिल रहा था, यहाँ पे सर 7,000 हो गया था। उसको उतने पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 5 महीने, यहाँ पे 2 महीने, यहाँ पे 1 महीना और यहाँ पे 2 महीने, टोटल कितना हो गया? 30,000। ये हो गया आपका 12,000, ये हो गया 7,000 और ये हो गया 14,000। निकल गया हमारा। रिलेवेंट पीरियड की सैलरी निकल गई, रेंट पेड निकल गया और HRA निकल गया। बस हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। इनमें से जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला HRA रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड 40% और 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, ठीक है सर। 40% हम कब लगाएंगे सर? जब तक वो गाजियाबाद में था। उसके बाद दिल्ली में आ गया तो 50% कर देंगे। वेरी गुड। HRA रिसीव कितना हुआ यहाँ पे? सर ये यहाँ पे तो आपने सर बताया था हमें कि अगर वो रेंट पे नहीं कर रहा है तो फिर उसकी एग्जामेशन मिलेगी नहीं। दोनों चीज़ें आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, जीरो ही आना है क्योंकि रेंट पेड जीरो हो जाएगा, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं अपने को। तो यहाँ पे जीरो नील नील कर देते हैं। जिस पीरियड में वो उसने कोई रेंट पे ही नहीं किया क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि देखिए रेंट पेड जीरो हो जाएगा, जीरो में से आप जो भी माइनस करोगे जीरो ही रहेगा। इनकम टैक्स में अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो हम उसको जीरो ही मान के चलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो जून से अक्टूबर वाला कैलकुलेट करते हैं। HRA कितना है सर? 30,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना है सर? 30,000 माइनस 10% ऑफ 75,000, ये आ गया हमारा 22,500।
उसके बाद 40 और 50% ऑफ सैलरी। जून से अक्टूबर तक वो कहाँ पे था सर? गाजियाबाद में। कहाँ पे था वो सर? गाजियाबाद में था। अच्छा। हाँ, गाजियाबाद में कब तक था देखते हैं, एक बार देख लेते पीरियड, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। गाजियाबाद में था सर अक्टूबर तक। नवंबर से दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। तो अक्टूबर तक हम क्या लेंगे? 40%। उसके बाद 50% ऑफ सैलरी। ठीक है। ठीक है, तो 40% ऑफ सैलरी कितना है हमारा? सैलरी कितना निकाला था हमने सर? 75,000। 75,000 का कीजिए 40% कितना आता है सर? ये आता है हमारा सर 30,000। सर 30,000। सेम वे में भी बाकी है, बाकी वाला भी हमें ही सॉल्व करना है। यहाँ पे एच आर ए कितना हो गया? 12,000, 7,000, 14,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है, कितना कितना आएगा? ये आएगा हमारा 13,000, 6,500 और 12,700। कैसे आया सर? रेंट पेड की निकालिए, कितना है रेंट पेड सर? 16,000। उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दीजिए। सैलरी कितनी है सर? 30,000। तो 30,000 का 10% निकालिए, कितना हो गया सर? 3,000। तो 16 में से 3,000 गया 13,000। सेम वे में बाकी दोनों भी का ही का भी आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद 40 और 50%। यहाँ पे 40% आ गया था हमारा जब तक वो गाजियाबाद था। नवंबर में वो क्या किया? दिल्ली में शिफ्ट हो गया। नवंबर में वो क्या किया? दिल्ली में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे लगेगा 50% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है हमारी सर? 16,000। कितना हो गया? नहीं सॉरी, सैलरी कितनी थी हमारी सर? 30,000। तो 30,000 का 50% कीजिए, कितना आता है सर? 15,000। ठीक है। सेम 50% बाकियों का भी होएगा। ये आ जाएगा हमारा 7,500 और ये आ जाएगा हमारा 16,500। अब हमें देखना है कि लिस्ट किस में कौन सा, हर पीरियड का अलग अलग लिस्ट देखना है। इसमें लिस्ट कौन सा है सर? ये वाला। इस वाले में लिस्ट कौन सा है सर? ये वाला। ठीक है। उसके बाद इसमें लिस्ट कौन सा है सर? ये वाला। और इसमें ये वाला। तो एग्जाम्प्ट कितना हो गया एग्जाम्प्ट कितना हो गया? यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि रेंट पे किया ही नहीं है। यहाँ पे हो गया 22,500। यहाँ पे हो गया 12,000। यहाँ पे हो गया 6,500 और यहाँ पे हो गया 12,700। टैक्सेबल कितना निकल के आएगा? टैक्सेबल एच आर ए सर जितना रिसीव हुआ उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा। रिसीव कितना हुआ है ड्यूरिंग दैट पीरियड सर? 30,000। 30,000 में से 22,500 गया तो कितना आया सर? 7,500। यहाँ पे कितना रिसीव हुआ? 12,000। उसमें से एग्जाम कितना है? एक भी नहीं है सर, तो 12,000 हो गया। यहाँ पे एच आर ए रिसीव कितना हुआ है सर? 6 × 2 12,000। 12,000 में से लिस्ट कौन सा है? 12,000 ही है। तो यहाँ पे हो गया नील। यहाँ पे हो गया एच आर ए कितना रिसीव हुआ है? 7,000। उसमें से 7,000 में से 6,500 एग्जाम्प्ट हो गया, कितना बचा? 500। यहाँ पे 14,000 में से 12,700 गया, कितना बचा?
1300। तो सारे पीरियड्स का निकल के आ गया हमारे पास। हाँ सर। अब अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टैक्सेबल कितना निकल के आ गया, इन सबको ऐड कर दीजिए। 12,000 प्लस 7,500, जीरो के ऐड करनी नहीं है, 500 और प्लस 1300, ये हो गया 12,000 प्लस 7,500 प्लस 500, 1,300, 21,300। इतना टैक्सेबल HRA निकल के आएगा हमारा। ठीक है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन में हमें बोला था कि ग्रॉस सैलरी भी निकालनी है। क्वेश्चन देखते हैं। ग्रॉस सैलरी भी निकाल के चलनी है। चलिए निकाल लेते हैं क्या जा रहा है। निकालें, चलिए ग्रॉस सैलरी भी निकाल लेते हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पहला हो गया बेसिक पे। कितना था बेसिक पे सर? 10,000 था। 11 महीनों के लिए, 11 की 10। सर फरवरी में चेंज हुआ था, तो 10 महीनों के लिए प्लस 11,000 इंटू 2। ठीक है, कितना हुआ ये? 1,00,000 और 11,000 इंटू 2, 1,22,000। फिर DA 100% ऑफ बेसिक पे, तो ये हो गया हमारा 1,22। उसके बाद आ गया हमारा HRA, टैक्सेबल HRA 21,300। ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 2,65,300। इतना ही आ रहा है हमारा आंसर। दो लाख 65,300। अब आगे चलते हैं। तो HRA हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आता है, फिर आते हैं दूसरे टाइप के अलाउंसेस, दूसरे अलाउंसेस। अभी हम कौन से टॉपिक में हैं सर? वो अलाउंसेस जो कि पार्टली पार्टली एग्जाम्प्ट होते हैं अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में फुली टैक्सेबल होते हैं, अभी उसके अंदर है। ठीक है, तो उसमें दूसरा जो कैटेगरी है वो है अलाउंसेस would be exempt to the extent such expenses are actually incurred for that purpose। इसका क्या मतलब है सर? इन केसेस में जो अभी हम अलाउंसेस पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो भी अलाउंसेस मिला और जितना खर्चा हुआ, दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितना हमें मिला और उसमें से जितना मिला उसमें से जितना स्पेंड कर दिया, हमने खर्चा कर दिया, उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कहने का मतलब रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, जितना मिला उसमें से जितना खर्चा किया, जितना खर्चा कर दिया उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहला आता है इसमें हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस किस लिए मिलता है सर? मान लीजिए मान लीजिए कि ऑफिस के काम के लिए जो एम्प्लॉय है उसको एक हेल्पर चाहिए, तो एक ऑप्शन तो है कि जो एम्प्लॉयर है वो खुद एक हेल्पर अपॉइंट करके दे दे। दूसरा, उसको अलाउंस देता है कि आप खुद अपने हिसाब से देख के
एक हेल्पर रख लो अपने घर पे या ऑफिस में, जहाँ पे भी चाहिए आपको, ताकि ऑफिस का काम हो सके। तो इस टाइप का अगर हेल्पर अलाउंस मिल रहा है तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा सर? जितना मिल रहा है और जितना खर्चा हो रहा है, दोनों में से जो भी लोअर होगा। ठीक है, जो मिल रहा है और जितना खर्चा हो रहा है, जो दोनों में से जो भी लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। Any allowances grant to meet the expenditure incurred on a helper where such helper is engaged in the performance of duty of a office or employment of profit। ऑफिस की ड्यूटीज के लिए हेल्पर की जरूरत थी, तो एम्प्लॉयर ने उसको हेल्पर अलाउंस दिया, बोला कि तुम खुद से देख लो कि तुम्हें कौन सा पर्सन चाहिए, अब खुद ही रख लो हेल्पर और ऑफिस का काम करो। ठीक है, तो इसलिए होता है। उसके बाद आता है रिसर्च अलाउंस। Any allowances granted for encouraging the academic research and training pursuit in an educational and research institution। ठीक है, कोई भी रिसर्च एकेडमिक से हो या कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड रिसर्च अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो इसमें भी सेम है, जितना मिला जितना खर्चा हुआ, दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म अलाउंस। Any allowances granted to meet the expenditure on a purchase and maintenance of uniform for a year during the performance of duty of a office or employment। अगर एम्प्लॉयर यूनिफॉर्म अलाउंस देता है ताकि जो एम्प्लॉई है खुद से अपना यूनिफॉर्म खरीद सके, तो वो भी एग्जाम्प्ट होता है अप टू द जितना खर्चा हुआ, जितना खर्चा हुआ वहां तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपये मिले पूरे साल में, उसमें से 500 उसने खर्चा कर दिया, तो 500 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 500 टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। जितना मिला और जितना खर्चा हुआ, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, सॉरी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो अलाउंसेस दे रखी है उसमें लिमिट दे रखी है कि वो अगर उस टाइप के अलाउंसेस हैं तो आपको उसमें लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है कि इतना आपको हर मंथ में मिलेगा या इतना कंडीशन दे रखी है। ठीक है, कि उसमें लिमिट स्पेसिफाई कर दी कि इस लिमिट तक आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। पहला है एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन नेचर ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस और हाई एटीट्यूड अलाउंस। उसमें 800 या 300 पर मंथ मिलता है डिपेंडिंग ऑन ए स्पेसिफाइड लोकेशन। 7000 पर मंथ इन सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सियाचिन में आपका जो टेम्परेचर होता है नेगेटिव में भी चला जाता है। जम्मू कश्मीर में एक जगह है, तो आप एम्प्लॉय को वहाँ भेजोगे तो कोई एम्प्लॉय जाने को तैयार होगा? नहीं सर, नहीं होगा। तो उनको एडिशनल बेनिफिट देते हैं कि ठीक है हम आपको ये अलाउंसेस देंगे। इनकम टैक्स में भी बोला गया है कि हम भी आपको एग्जाम्पशन देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं होता। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद है स्पेशल कंपनसेटरी ट्रेवल एरिया शेड्यूल एरिया एजेंसी एरिया अलाउंस स्पेसिफाइड स्टेटस। उसमें 200 रुपये पर मंथ की एग्जाम्पशन है, जितना मिला उसमें से 200 रुपये पर मंथ का माइनस हो जाएगा। फिर आता है एनी अलाउंसेस granted to employee working on any transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running such transport from one to another place, provided that such employee is not in receipt of daily allowance। फिर आता है जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में होते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एम्प्लॉयर अलग से खर्चा देता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो उनको पैसा दे देता है कि आप अपना खुद का खाने पीने का रहने का खर्चा देता है। तो उसके लिए बोला गया है कि 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना भी अलाउंस मिल रहा है उसका 70%, और 10,000 दोनों में से जो भी कम होगा उतना आपको मिल जाएगा। 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर।
ठीक है, दोनों में जो भी लोअर होगा उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को, ताकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। तो इनकम टैक्स में भी इसकी डिडक्शन मिलती है, इनकम टैक्स के अंदर भी इसके अंदर डिडक्शन मिलती है। कितनी? 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों तक एग्जामेशन मिलेगी 100 रुपये पर चाइल्ड, हर बच्चे पे 100-100 रुपये का मिलेगा। जब मैं आईपीसीसी में था अराउंड 2011 में, आज से 12-13 साल पहले, उस टाइम पे भी ये 100 रुपये था, आज भी 100 रुपये, लिमिट को नहीं छेड़ा गया है। तो क्या पहले 100 रुपये और अभी के 100 रुपये दोनों बराबर है? नहीं है सर। तो एग्जामेशन को बढ़ानी चाहिए, आई थिंक ये एग्जामेशन बढ़ानी चाहिए, बट कोई देख ही नहीं रहा इसको। पहले भी 100 रुपये था, मुझसे पहले भी 100 ही रुपये था ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन आता है, चलिए इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे इसको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। उसके बाद आता है एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू अ मीट हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ हिज चाइल्ड। एक हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस मिलता है, उसमें 300 रुपये पर चाइल्ड 2 बच्चों तक मिलता है उसमें, ठीक है। ठीक है सर। फिर कंपनसेटरी फील्ड अलाउंस, एरिया अलाउंस 2600 पर मंथ, कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000। तो ये आपको देख के चलना है, ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फिर आता है थर्ड कैटेगरी हमारा, थर्ड कैटेगरी ऑफ अलाउंस, अलाउंस विच आर पार्टली एग्जाम्ड अंडर बोथ रिजिम। पहले में क्या था? फुल्ली टैक्सेबल था दोनों रिजिम के अंदर। दूसरा कैटेगरी जो हमने पढ़ा उसमें ऑप्शनल वाले के अंदर तो पार्टली एग्जाम था, बट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर फुल्ली टैक्सेबल था। अब क्या है? पार्टली एग्जाम है दोनों रिजिम के अंदर, चाहे ऑप्शनल हो या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो, ठीक है। तो सर हम इतना याद कैसे करेंगे? याद करने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जब चैप्टर कंप्लीट होगा, तो सैलरी का जब चैप्टर कंप्लीट होगा उस टाइम पे हम नोट डाउन कर लेंगे कि जो एग्जाम्शन है वो एग्जाम्शन और डिडक्शन डिफ़ॉल्ट वाले के केस में नहीं मिलेगा। प्लस जब हमारा डिडक्शन का चैप्टर चल रहा होगा, ख़त्म होने के बाद हम दोबारा से सारी कंडीशन एक बार देख के चलेंगे कि अगर डिफ़ॉल्ट चूज़ किया है तो उस कंडीशन में कौन कौन सी एग्जाम्शन हमें नहीं मिलेगी, चैप्टर वाइज उस टाइम भी देख के चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो ये सारे अलाउंसेस पार्टली दोनों ही रिज्यूम में एग्जाम्प्ट होता है। फॉलोइंग अलाउंसेस वुड बी एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट सच एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड फॉर दैट पर्पस। इन केसेस में भी जितना मिला और जितना खर्चा हुआ, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मतलब जितना खर्चा हुआ वहाँ तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कहने का मतलब। अगर खर्चा ज़्यादा है तो जितना मिला उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना मिला जितना खर्चा हुआ, दोनों में जो भी लोअर है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन अ टूर और ट्रांसफर। ये क्या होता है सर? ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है? देखिए, एम्प्लॉय को ऑफिस के काम से, ऑफिशियल काम से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता है। मान लीजिए कोई दिल्ली का एम्प्लॉय है, उसके एम्प्लॉयर ने उसको मुंबई भेज दिया किसी ऑफिशियल काम से, तो क्या वो अपना पैसा लगा के जाएगा? नहीं सर, अपना पैसा लगा के नहीं जाएगा। तो उसके लिए उसको एक ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। क्या मिलता है? ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। दूसरा दूसरा ट्रांसफ़र हो गया है किसी एम्प्लॉय का, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब एक कंपनी के ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया है, तो ट्रांसफ़र हो गया एम्प्लॉय का। तो मान लीजिए दिल्ली से लखनऊ जा रहा है, दिल्ली से लखनऊ जा रहा है, तो जो सामान, जितना भी सामान है सारा शिफ्ट होएगा, फैमिली शिफ्ट होएगी, तो उसका खर्चा लगता है, ट्रांसपोर्ट का लगेगा, पैकिंग का लगेगा, लोडिंग अनलोडिंग का लगेगा। तो क्या एम्प्लॉय अपनी जेब से देगा? नहीं, उसके लिए एम्प्लॉयर पैसा देके चलता है। तो जितना भी पैसा मिलेगा उस पर, उसमें से जितना खर्चा हो जाएगा उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके बाद आता है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस क्या होता है सर? जैसे कि एम्प्लॉय टूर पे गया है, तो उसको डेली बेसिस का
खर्चा चाहिए खाने पीने का, तो एम्प्लॉय क्या करता है, उसको दिन का डेली अलाउंस देता है ताकि उसका जो डेली का खर्चा है वो मीट कर पाए जब तक वो टूर पे है, जब टूर पे जाता है। एनी अलाउंस वेदर ग्रांटेड ऑन अ टूर और फॉर पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट हिज ऑर्डिनरी डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ absence फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। खाने पीने का हो गया, चाय स्नैक्स वगैरह सब इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंस। ये क्या होता है? एनी अलाउंस granted to meet expenditure incurred on a vehicle conveyance in performance of duty office or employment of profit। अब मान लीजिए दिल्ली में ऑफिस है, ठीक है, हाँ सर, जो एम्प्लॉय है उसको एम्प्लॉयर भेजता रहता है जब काम से, यहाँ चले जाओ, आईटीओ चले जाओ, मंडी हाउस चले जाओ, राजीव चौक चले जाओ, तो क्या एम्प्लॉय की सारी सैलरी तो उसी में ही निकल जाएगी, आने जाने में उसका सारा जो सैलरी है उसी में चली जाएगी। तो उसके लिए क्या करता है, एम्प्लॉई को कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है, कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है ताकि उसका आने जाने का जो खर्चा है वो मीट कर पाए वो। तो इसमें भी तीनों ही केस में क्या है, जितना मिला या जितना खर्चा हुआ दोनों में से जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितना मिला या जितना खर्चा हुआ दोनों में से जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये हम सर पहले भी पढ़ चुके हैं जी, बिल्कुल, वहाँ पे हमने फुली टैक्सेबल दिखाया था। लेकिन यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉय या तो ब्लाइंड है, डीफ है, या डम्ब है, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है। इन केस में इनकम टैक्स में 3200 पर मंथ की एग्जेम्पशन दे रखी है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस लिए दिया जाता है? ताकि वो अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आ जा पाए। ठीक है, तो जो अगर नॉर्मल एम्प्लॉय है उस केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड है, डीफ है, या फिर डम्ब है, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, तो उस केस में इनकम टैक्स ने 3200 पर मंथ की एग्जेम्पशन दे रखी है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। चलिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों को साथ साथ ही कर लेते हैं, दोनों ही टैक्स रिजिम के अंदर कैलकुलेट करना है, ऑप्शनल वाले के अंदर भी और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम दोनों के अंदर ही कैलकुलेट करके चलना है। चलिए दोनों को साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सॉल्व कर दें? कीजिए सर। कितना मिला सर? 150 और 70 रुपये, उसके कितने हो गए? 270 इंटू 12 माइनस 200 इंटू 12, ऐसे निकल के आ जाएगा, है ना? जी नहीं, ऐसे हमारा गलत हो जाएगा, ऐसे हमारा गलत हो जाएगा। हमें निकालना है पर चाइल्ड के हिसाब से, चाइल्ड वाइज निकालना है हमें। मतलब सर, मान लेते हैं दोनों बच्चों के नाम ए बी है, पहले बच्चे को मिलता है 150 रुपये और इसको मिलता है 70 रुपये, -100 -70 इंटू 12 इंटू 12, ये तो जीरो हो गया, ये हो गया आपका 50 इंटू 600। और डिफ़ॉल्ट के केस में पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती। तो 220 इंटू 12 कितना हो गया? 2640 रुपये। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए मिलता है, नहीं मिलता सर? एग्जाम्पशन मिलती है, नहीं मिलती सर?
तो दोनों ही केसेस में हमारा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। 1800 इंटू 12, 21,600। फिर आता है हमारा ट्रिबल नल एरिया अलाउंस। ट्रिबल एरिया अलाउंस कितना है? 500 रुपये है सर। इसकी एग्जामेशन कितनी है सर? 200 रुपये। जो चार्ट दे रखा है उसमें देखिए कितनी है सर? 200 रुपये। 500 माइनस 200 इंटू 12, 300 इंटू 12 कितना हो गए सर? 3600। ये जो एग्जामेशन है क्या ये डिफ़ॉल्ट के अंदर मिलेगी सर? नहीं, डिफ़ॉल्ट के अंदर नहीं मिलेगी, एग्जामेशन नहीं मिलेगी। पूरे 500 रुपये टैक्सेबल होंगे। तो 500 इंटू 12 कितने हो गए? 6000। टोटल कीजिए कितना आ रहा है सर? ये आया 600, 3600, 25,800 और ये हो गया 2,640 प्लस 21,600 और 6,000। ये हो गया आपका 30,240। ठीक है जी? ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वो अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जाम्ड ओनली अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। वो अलाउंसेस जो कि सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर फुल्ली एग्जाम्ड होते हैं। जो डिफ़ॉल्ट है उसके अंदर एग्जामेशन नहीं मिलती। कौन कौन से हैं? अलाउंसेस टू सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज। अगर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनको कोई भी अलाउंस मिलता है उस पे उनको टैक्स नहीं देना होता, फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है अगर वो ऑप्शनल टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करते हैं। अगर वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करेंगे तो कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है? सेम है अलाउंसेस रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ से अगर कोई अलाउंसेस मिल रहा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर वो ऑप्शनल टैक्स रिजिम के अंदर उसने इलेक्ट कर रखा है उसको। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट के अंदर फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जाम्ड अंडर बोथ रिजिम। अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जाम्ड अंडर बोथ रिजिम, इसमें एक ही अलाउंस आता है आपका। अगर कोई अलाउंसेस पे हुआ है आउटसाइड इंडिया, अलाउंस पे हुआ है या परक्यूजिट पे हुआ है आउटसाइड इंडिया बाय अ गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे अलाउंसेस ख़त्म होते हैं। इसके अलावा जितने हमने डिस्कस किया है, इसके अलावा भी अगर कोई अलाउंस आता है तो फुल्ली टैक्सेबल मान के चलेंगे, उसको फुल्ली टैक्सेबल मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।